अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने-पहचाने वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me. सर पाकिस्तान में कॉमेडी है कि ख़त्म ही नहीं होती। अभी मैं और आप यही बात कर रहे थे और कई लोग दूसरे भी यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इस कंट्री में। एक बार फिर जो है वो आपने देखा कि कल किस तरह से पार्लियामेंट जो थी उन्होंने कोशिश की कि कुछ बिल वगैरह पास करा दें, कुछ कर दें। ये क्या हो रहा है सर? क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं? एक्सटेंशन की बात की जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि वो किसी को एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे और दूसरी तरफ इनके बंदे पूरे नहीं हो रहे हैं और इन्होंने कुछ चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रही है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए फिलहाल तो कम से कम 10-12 दिन तक तो कोई इम्कान नहीं है कि ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। और इरफान सिद्दीकी जो बहुत करीब हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने कह दिया जी कि हमने मौलाना फजलुर रहमान को, जिनकी 8 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, उनको हमने टाइम दे दिया है और वो गौर करें और फिर उसके बाद हम देख लेंगे इसको। एक दूसरा, नवाज शरीफ साहब लाहौर से आए थे इसी काम के लिए कि वो वोट कास्ट करेंगे और वो वापस चले गए हैं। और इससे लगता है कि अब ये फिलहाल नहीं होने वाला। और तीसरा जो है वो ये है जी इसमें कि जो हुकूमत है वो उसने जो कौमी असम्बली का इजलास है उसको गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना यही ज़ाहिर करती हैं कि फ़िलहाल ये अमेंडमेंट नहीं होने जा रही। अच्छा, अब ये अमेंडमेंट थी क्या? यानी अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि अमेंडमेंट थी क्या? तो उसमें ये है कि जो ताकतवर हलके हैं, उनको एक बड़ी थ्रेट थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसमें बेसिक जो एक अटेम्प्ट की गई है इस अमेंडमेंट में, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्लाउट है, उसको तोड़-फोड़ दिया जाए, ताकि ये थ्रेट जो है ये एलिमिनेट हो जाए। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये अमेंडमेंट नहीं आ रही, लेकिन इसमें बहुत खौफ़नाक किस्म की अमेंडमेंट्स की जा रही थी। ये एक जो नया बिल लाया जा रहा था, तो वो आप कहें तो वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ज़रूर सर, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये छोड़ेंगे तो नहीं। इन्होंने कहा है कि जी कुछ टाइम के बाद फिर देखेंगे। 1 महीने का टाइम जो है वो मौलाना साहब की जो पार्टी है उसने भी कहा है कि हमें 1 महीना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा पढ़ने में। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे और ये लेकर आ गए थे कि बस ओके कर दिया जाए। पढ़ा ये किसी ने नहीं है, जो असेंबली में खड़े हैं उनको भी नहीं पता कि इसमें क्या है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं, इसमें एक जो बड़ा बुनियादी किरदार होता है, वो वज़ीर कानून का होता है। और वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कल को वो ऐसे नाच रहे थे और छलांगे मार रहे थे कि उनको अमेंडमेंट्स का मुसव्वदा मिल गया है। यानी जो बनाने वाला है, यानी बुनियादी जिसका किरदार होता है, वो खुद जो है वो बड़ा खुशी से नाच रहा था कि जी मुझे मुसव्वदा मिल गया है। अब मुसव्वदा किसने दिया है और मुसव्वदा कहाँ तैयार हुआ है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये बिल जो है ये पास हो सके। और गवर्नमेंट जो है वो मतलूबा जो तादाद थी पार्लियामेंटेरियंस की, वो भी हासिल नहीं कर पाई। और बहुत से अटेम्प्ट्स इन्होंने की। हर चंद घंटों के बाद एक हुकूमती वफद जाके मौलाना फजलुर रहमान को मिल रहा था, कोई एमक्यूएम को जाके मिल रहा है, कोई अख्तर मैंगल को मिल रहा है कि जी प्लीज आप कुछ हेल्प करें, आ जाएं। फिर इन्होंने ये भी सुनने में आया है कोई 6-7 इन्होंने कोई पीटीआई के बंदे भी तोड़े हुए थे। लेकिन इनकी सारी जो उम्मीदें हैं वो खाक में मिल गई हैं और बदनाम अपनी जगह हुए हैं। इनकी असलियत भी खुल के सामने आ गई है। और वकीलों ने 19 सितंबर से एक तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। तो इन हालात में जबकि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मौजूद है, वकील इनके खिलाफ हो चुके हैं और अवाम जो है, अवाम की का भी एक बहुत एक नेगेटिव एक रिस्पॉन्स जो है वो सामने आया है। तो फिलहाल तो इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये पास कर सकें ये तरामीम जो है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इतनी कोशिशों के बावजूद, जबकि गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से उन लोगों के आगे घुटने टेके हुए जिन्होंने ये बिल पास करवाना था, इसके बावजूद नहीं हो पा रहा है। ये चीज वैसे मैं तो कहूंगी कि पॉजिटिव नहीं आपको लगती थोड़ी कि ये बिल्कुल नहीं करवा पॉजिटिव पा रहे? ये बिल्कुल पॉजिटिव है, और मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसकी मुखालफत की है और जिन्होंने रियलाइज किया है कि ये कितना एक हौलनाक किस्म का ये एक कदम था जो गवर्नमेंट उठाने उठाने जा रही थी। और कुछ बाज़मीर लोगों हम्म। ने, कुछ बाशऊर लोगों ने ये जो हुकूमत का एक अटेम्प्ट था, इसको डिफीट कर दिया है। और मैं ले- समझता हूँ ये पाकिस्तानी अवाम की फतह है अभी इस वक्त तक। आइंदा का हम कुछ कह नहीं सकते, हाँ सर, लेकिन मैं भी यही कह रही थी, आइंदा क्या होगा, कितने दिन ये कर पाएंगे, लेकिन सर एक्सटेंशन देने जा रहे थे ये कई लोगों को। मैं बताता हूँ इसमें क्या कुछ करने जा रहे थे जी। सबसे पहले तो ये 63A जो है ना, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 63A, ये उसको अमेंड करने जा रहे थे। उसमें ये है 63A में कि जो भी पार्टी लाइन होती है उसको अगर कोई मेंबर वायलेट करेगा तो वो अपनी रुकनीत खो देगा या उसका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। तो इन्होंने एक तो ये किया कि यार अगर कोई मेंबर पार्टी लाइन से हटके भी अगर कोई अपनी राय का इजहार करता है, वोट देता है, तो वो उसको काउंट कर लिया जाएगा। प्राइमरीली ये जो इन्होंने कोई बंदे तोड़े थे या तोड़ने थे, ये उसके लिए इन्होंने ये 63A में ये ला रहे थे अमेंडमेंट। उसके बाद फिर 175 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लेके आ रहे थे ये अमेंडमेंट। और वो जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के हवाले से थी। असल में आपको पता है ना कि 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस ने अपना काम शुरू करना है, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, क्योंकि 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा रिटायर हो रहे हैं। तो 26 को अब जो तरीकेकार है वो तो यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा, जो कि मंसूर शाह थे, वो उन्होंने चार्ज संभाल लेना था। अब हम्म। उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए ये फिर 175 ये लेके आए। और 175 जो है वो ये है कि एक पैनल बनाया जाएगा जजों का, 3 सीनियर मोस्ट जजों का पैनल होगा जो बनाएगी ये बना के प्रेजेंट किया जाएगा। ये सुप्रीम यानी ये जो आपकी सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और वो सारे, ये एक एक पैनल बना के प्रेजेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को सीनियर मोस्ट जजेस का, और प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लेगा। ऐसा पहले नहीं होता था। होता यह था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था वही चीफ जस्टिस बन जाता था। तो अब ये हम्म। पैनल हो, एक पैनल होगा और उसमें से वो अपनी पसंद का जज जो है ना वो चुन लेंगे कि इसको हाँ। बना। तो एक तो ये करने जा रहे थे, यानी जो एग्जेक्टिव है उसको एक इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से उस पैनल में से कोई चूज कर ले। तो ये जाहिर है पावर्स तो फिर एग्जेक्टिव के पास चली गई ना। वो हम्म। उन्होंने मुनीब जस्टिस मंजूर शाह को भी नहीं लेना था, उन्होंने जस्टिस मुनीब को भी नहीं लेना था, उन्होंने तीसरा सीनियर मोस्ट या अफरीदी, उन्होंने कहा जी इनको कर दें। ठीक है, इन इख्तियार चला गया वहां पे। उसके बाद फिर ये यूं कर रहे थे इसमें कि एक फेडरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के को तोड़ के तो एक और यानी बना रहे थे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके लिए ये क्या करने जा रहे थे कि उसमें वो जो उसको हेड करेगा ना, जो चीफ जस्टिस होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म। कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस होगा वो या तो सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का या वो चीफ जस्टिस होगा, या कोई ऐसा जज होगा जो कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में एज चीफ जस्टिस काम किया हो। तो उसमें तो हम्म। फिर जाहिर है कि वो ये काजी फायजी साहब उसमें क्वालिफाई करते थे, क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सीधा सीधा वो यहाँ से हम्म। रिटायर होके उधर जाके वो चीफ जस्टिस लग जाते। सुप्रीम ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसमें।
और सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फिर जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, वो चीफ जस्टिस यानी ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। ये भी था, यानी जितनी मातहत अदालतें हैं वो फिर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर नहीं आएंगी, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक महदूद होगा उसका दायरा कार। ये भी करने जा रहे थे, ठीक है जी। तो उसके अलावा फिर ये 178A जो है उसमें ये तरमीम करने जा रहे थे कि जो चीफ जस्टिस फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसकी उम्र जो है वो 68 ईयर्स करने जा रहे थे, यानी 65 साल तो पूरी हो रही है ना अभी 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा के, तो ये 68 ईयर्स, यानी इनको यहाँ से वहां पे सीधा लगा दिया जाए। फिर उसके बाद ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करने जा रहे थे कि जो उसमें चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, यानी अपना बंदा, फिर दूसरा कोई सीनियर मोस्ट जज होगा उसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तीसरे नंबर पे चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, और दो सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट्स के। यानी अपने खास बंदे ला के वो मेजॉरिटी में आ जाएं तो फिर ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है ये किसी भी जज के खिलाफ कोई शिकायत है वो आ जाएगी और उसको अगर नापसंदीदा होगा तो फारिग कर देंगे। ये एक ये कर, फिर आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 में ये करने जा रहे थे एक और तरमीम, और वो ये थी कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकेगा। अभी इस वक्त कानून ये है कि अभी अगर आपने लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज को सिंध हाई कोर्ट अगर आपने ट्रांसफर करना है तो वो जज भी अपना कंसेंट देगा और जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट का वो भी अपना कंसेंट देगा, तो फिर उसको लाहौर हाई कोर्ट से आप सिंध हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। तो ये भी खत्म कर रहे थे ये अब सारा जो है ना वो ये अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो SJC यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के लाहौर से कराची, कराची से कोयटा कहीं भी ट्रांसफर कर देंगे। ये भी लेकिन सर ये नेवी के और एयरफोर्स के और आर्मी के चीफ्स को भी तो 3-3 साल की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, उनको भी तो 3 साल की एक्सटेंशन मिली। उसमें ये तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीजें, छोटे छोटे बिल और भी इन्होंने शामिल किए हुए हैं और वो जो है वो भी ये करने जा रहे हैं और वो उनको भी एक्सटेंशन ये इनका देने का प्लान है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आर्मी एक्ट जो है ये उसमें भी अब ये कुछ तब्दीलियां करने जा रहे थे कि मिसाल के तौर पे अब अगर फर्ज कर लें कि अगर आर्मी चीफ की एज जो है उसमें आपने रद्दोबदल करना है मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए अभी फिलहाल तो यही काफी था कि आप एक पार्लियामेंट का एक एक्ट के जरिए आप ये कर सकते थे, लेकिन अब ये एक्ट से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और फिर आप उस एक्ट के तहत किसी का वो टेन्योर मुकर्रर कर सकेंगे। यानी उसको मुश्किल बना दिया गया है, नामुमकिन बना दिया गया एक तरह से कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और फिर उसके बाद उसका जो टेन्योर है उसमें तब्दीली ला सकें। लेकिन इस सबसे ज्यादा जो खतरनाक तरीन चीज है वो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, वो ये है कि आर्टिकल 199 में भी ये कुछ तब्दीली करने जा रहे थे। उसमें ये है कि अगर फर्ज करें कोई भी इस मुल्क का शहरी है जिसके कोई क्या लें कि वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो वो जो हाई कोर्ट है वो सुओ मोटो ले सकती है। वो सुओ मोटो का इख्तियार खत्म कर रहे हैं। यानी अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, किसी के हो रहे हैं, किसी को पकड़ लिया गया है, तो सुओ मोटो ले सकती थी हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट का सुओ मोटो लेने का इख्तियार खत्म कर रहे हैं एक, और दूसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये कि अगर फर्ज कर लें कि हाई कोर्ट कहती है कि फलां बंदा जो है वो गायब हो गया है, उसको अगवा कर लिया गया, वो आप प्रेजेंट करें, तो आप कह सकते हैं जी कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो नेशनल सिक्योरिटी का अगर आप मामला लेके आते हैं तो वहां पे हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल यानी
बेख्तियार है, वो कुछ नहीं कर सकती। किसी को उठा लें, किसी को गायब कर दें, किसी को नजरबंद कर दें, कुछ भी कर जंगल दें। राज सर, जंगल राज चलना है। हाँ, यानी आप कोई भी ऐसा स्टेप ले लें, आप मिसाल के तौर पे सड़क के दरमियान में एक बड़ी सा एक पैकेट बना दें, तो कोई बंदा कहे यार ये तो ट्रैफिक सारी इससे इफेक्ट हो रही है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कहेंगे ठीक है। वो मारगल्ला की पहाड़ियाँ जो हैं उन पे जाके कब्जा कर लें, वहाँ गाँव में जो लोग हैं उनको बेदखल कर दें हम्म। और कब्जा कर लें, तो अगर हाई कोर्ट के ये क्या है तो वो कहें जी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हाँ। वो F11 सेक्टर जो है वो आके कहें जी कि ये हमें चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और आपको वहां से फारिग कर दिया, वहीं रहती है ना F11 में। तो यही रहती। हाँ, तो वो आपको निकाल के कहें जी आप कोर्ट में जाएं, वो कहेंगे जी, आप कहें कोर्ट में जी मेरे घर से निकाल दिया मुझे, तो वो कहेंगे जी नेशनल सिक्योरिटी का इशू था इसलिए हमने खाली करवा लिए। तो ये भी एक इसमें तजवीज मौजूद थी। जी। बहुत ही खौफनाक तरीके से ये सब कुछ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी फिलहाल के लिए इन्होंने रोक दिया, लेकिन कितने दिन ये रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो यकीनन हर एक ही सोच रहा होगा कि कितने दिन ये लोग सरवाइव कर पाएंगे उन लोगों के हाथों, जो कि अब बहुत पावरफुल हैं। एक तरह से पाकिस्तान में पावरफुल हैं ही वही लोग जिन्होंने ये बिल बनाया है, जिन्होंने ये आगे लेकर आए हैं और जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं सर इसको, ये कब तक ये गवर्नमेंट तो खैर बेकार है, गवर्नमेंट तो ला रही थी इसलिए गवर्नमेंट को तो कुछ क्रेडिट नहीं जाता। इनको तो चाहिए था रिजाइन करके घर चले जाते कि हम नहीं कर रहे, हाँ। इससे तो हमारे सिटीजन्स परेशान होंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट में है या नहीं है, उन लोगों ने स्टैंड लिया। अब देखते हो कब तक इसके ऊपर कायम रहते हैं और कहाँ तक ये सह पाते हैं इन सब चीजों को। वो लोग जो पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे थे ना, गवर्नमेंट के लोग जो तकरीरें कर हम्म। रहे थे, अब यकीन कीजिए कि वो लोग जो हैं ये जो कुछ ये करने जा रहे थे इस मुल्क के साथ, अदलिया के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वो लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो आप उनके हक में कोई बात करेंगे तो आप खुद जो है वो लोगों के आप नफरत का निशाना बन सकते हैं अगर आप उन लोगों बिल्कुल। की बात करेंगे, क्योंकि आप ये देखें मैंने आपको बताया है कि यानी हाई कोर्ट जो है वो अगर किसी कोई एक्शन ले या कोई नोटिस ले कि एक बंदा जो है उसको घर से उठा के ले गए हैं, तो वो सिंपली ये कह के मामला खत्म करवा सकते हैं जी कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कौमी सलामती का मामला है, आप हम्म। आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। जहाँ पे ये हो रहा है वहां पे फिर आप खुद सोच लें ना कि इस वक्त क्या हालात बिल्कुल ऐसे ही सर, इंतहाई खराब हालात हैं यहाँ पर। लेकिन ये कि ये लोग और बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, मुझे तो कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर है कुछ दिन के लिए इसको रोक लिया गया है क्योंकि सब लोग तैयार नहीं है, लेकिन कब तक उनको मना लेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सर बात अगर हम करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में जो एक टीचर हैं उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान से मदद लेके उनको भी कोई न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एसेट्स बनाने चाहिए भारत से लड़ने के लिए या भारत से मुकाबला करने के लिए। तो ये अचानक क्या सूझ रही है बांग्लादेश को, वरना तो बहुत अच्छे टर्म्स थे इनके भारत से। बांग्लादेश को नहीं सूझ रही जी। ये बांग्लादेश में बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर लोग भी हैं। ये कोई ढाका यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाते हैं, पता नहीं कौन है ये, क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये। शाहिदुर जमान नाम है, शाहिदुर जमान ऐसे कुछ नाम है। यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार हुआ है जिसमें कोई रिटायर्ड फौजी भी आए हुए थे, तो वो उसमें इन्होंने कहा है जी कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो कुछ कॉपरेशन करनी चाहिए कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, ताकि हम भी डिटरेंस डेवलप कर सकें और हम फिर भी ढाका के पास और चिटागांग में कोई अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो डिप्लॉय कर सकें। मतलब को खबती से मखबूतुल हवास किस्म के की साहब हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। बेसिकली ये जमात इस्लामी के हैं वो वहाँ पे लीडर। तो जमात इस्लामी तो इसी किस्म की बातें करती है ना, वो यहाँ पे भी इसी किस्म की बातें वो करते रहे। और ये उनका काउंटर पार्ट है वहाँ पे बांग्लादेश में। तो ये भी इसी किस्म की वाहियात बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश पे कब्जा करना होता इंडिया ने तो वो 71 में कर लेता। हम्म। वो बेचारे अपनी मर्जी से वो इनको आज़ादी दिलवा के और फिर वहां से वो निकल आए।
सर हमारा आइटम हम तो खुद हमारे गले पड़ा हुआ है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। हमने खुद वो जो कहा जाता है कि डॉक्टर कदीर खान जो है उन्होंने इधर उधर से फॉर्मूला चोरी करके कि क्या कुछ करके चोर बाजार से सामान लाके बना दिया। तो आखिर इनको सूझ क्या रही है बांग्लादेश वालों को, मुझे हैरत ही हो रही है कि क्या कौन सा फायदा दिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन ने, जो ये सोच रहे हैं कि ये भी बना ले और इनका भी भला हो जाएगा। वो मैं आपको वही बताऊं कि ये सिर्फ एक बंदा है फिलहाल, इस तरह के और भी होंगे, इस तरह के और भी होंगे। तो ये इस तरह के बंदे हर जगह पे होते हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि एयर फोर्स का एक ग्रुप कैप्टन एक महफिल में मुझे मिला, एक फैमिली गैदरिंग में, मेरे रिश्तेदारों का वो रिश्तेदार है। तो वो कहता है जी कि मेरा एक और भी कज़न था वहाँ पे, वो फ़ौज में ब्रिगेडियर है। तो उसको कहता है कि कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इंडिया पे एटम बम गिरा दें? तो वो भी चौंक गया, मैं भी, सारे, कि यार ये ग्रुप कैप्टन लेवल का बंदा, दाढ़ी-वाड़ी रखी हुई थी उसने, ये क्या बात कर रहा है? तो मैंने कहा जी हम तो गिरा देंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा? तो उसके बाद क्या होना है जी? ये कह रहा है। मैंने कहा जी उसके बाद जो होगा ना, वो आपके फरिश्तों के तसव्वुर में भी नहीं है। हैप्पी दिवाली शुरू हो जाएगी। कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, तो आपको आपको कुछ अंदाजा है कि आप क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कोई आइडिया है कि आप क्या बात कर रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह के खबती, मखबूतुल हवास, रिटार्डेड लोग जो हैं, मेंटली चैलेंज्ड, वो मौजूद होते हैं हर जगह पे। तो ये भी कोई इसी किस्म का कैरेक्टर है, ये शायद उस ज़मान जो है ये। और इसने एक छोटा-सा सेमिनार था जिसमें कोई रिटायर्ड फौजी आए हुए थे और कुछ और लोग भी थे वहाँ पे। और ये कोई उस सेमिनार में इसने कोई इस तरह की बात कर दी, तो अब वो हमारा मीडिया थोड़ा-सा बल्कि कुछ मीडिया उठा रहा है इस चीज़ को, हालाँकि इसकी कोई अहमियत है ही नहीं है। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे वो थे ना यहाँ पे वो जो नवाए वक़्त अखबार के थे, वो हमीद निज़ामी टाइप लोग, कि जी मुझे बम पे बिठा के तो मुझे आप इंडिया भेज दें, मैं चला जाऊँ। कहा था उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने कहा था जी मैं एक बम लें, एटम बम, उसमें मुझे बिठाएँ तो उसको फायर कर दें इंडिया की तरफ, मैं ऊपर बैठ के जाऊँगा। ये ये इस किस्म के कैरेक्टर जो है ना, ये इस तरह के, या जैसे वो लाल टोपी, लाल रुमाल, लाल टोपी, वो भी सुबह जो है वो बंदूक पकड़ के तैयार हो जाता है कि मैं ग़ज़वा हिंद करने जा रहा हूँ, तो बीवी पैसे पकड़ा देती है, जाके 1.5 किलो दही ले आओ। वो फिर ऐसा ही है। चाहे वो उधर जाने के, वो फिर चला जाता है दूध दही की दुकान पे, वहां से 1.5 किलो दही लेके आता है, घर लाके लस्सी बना के पी जाता है। अब ये इस तरह के कैरेक्टर्स तो होते हैं हर जगह पे, जो इस तरह की बातें करते हैं, जिनका ये एक खास अंदाज है। अटेंशन गेन करने का भी एक मोटिव होता है, थोड़ा सा नारेबाजी कर ली और लोगों को इम्प्रेस कर लिया, जो जरा थोड़े से इंटेलेक्चुअली, सर वो आइटम बॉम्ब पे बैठ के जाने वाला आइडिया जो है ना वो कमाल का, वो वो मैंने पहली बार सुना कि ये भी हो सकता है। हाँ, हमीद निज़ामी का था वो। हमीद निज़ामी, ये वो बंदा था, ये वो फैमिली है कि अगर कारकुन से कोई कुर्सी का पाया टूट जाता था, तो उसके पैसे भी तनख्वाह में से काट लेते थे। ये वो लोग थे। और नवाए वक़्त जो अखबार है, वो तो आपको पता ही है, वो तो टके का हाँ अखबार बंद हो नहीं है। गया। हाँ, बंद, बंद हो गया मेरे ख्याल से, टीवी चैनल तो बंद हो गया। टीवी ये भी बंद हो जाएगा, अब पढ़ने वाला है कोई नहीं। हाँ कोई नहीं देखता। लेकिन कोई बहरहाल इन लोगों को अक्ल करनी चाहिए, किस किस्म की बातें करते हैं और उसके बाद बनते ऐसे जैसे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजीब किस्म की बातें करते हैं। बहरहाल सर इन दोनों ये खैर बांग्लादेश वाली तो ऐसे ही, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर बहरहाल हमारी नजर रहेगी। और जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगी तो डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू। यू।